नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपनी यूनिवर्सिटी में। हम आज टॉपिक पढ़ेंगे अरब का आक्रमण। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने सेट के लिए टेस्ट सीरीज भी शुरू करने वाले हैं हम, और अभी ये सेट के लिए हम अपने कोर्स को शुरू करते हैं। ऐसा नहीं है कि अरब प्रथम आक्रमणकारी थे भारत पर आक्रमण करने वाले। इससे पूर्व भी शक, हून, यूनानी अलग अलग आक्रमणकारी समय समय पर भारत पर आक्रमण करते रहे हैं। अरब आक्रमण क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसकी जानकारी के स्रोत क्या हैं, इसके प्रभाव क्या हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से ये क्यों महत्वपूर्ण है, वो सारी चीज़ें हम आज की क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले अरब आक्रमण। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। अब ध्यान रखिएगा, ये कई बार सतही सवाल बन जाता है। आक्रमणकारी थे, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, इसकी जानकारी के स्रोत क्या क्या हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है चचनामा। चचनामा मूलतया अरबी भाषा में लिखा गया है। आप कोशिश कीजिएगा कि आप मेरे साथ साथ अपने शॉर्ट नोट तैयार कर लें, ताकि एग्ज़ाम के टाइम आपको रिवाइज करने में आसानी रहेगी, ठीक है। आते हैं तो चचनामा अरबी भाषा में लिखा गया है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह किसी अज्ञात लेखक के द्वारा लिखा गया है। हमें इसके लेखक के नाम की जानकारी नहीं है। बाद में इसका अरबी से फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, और इसका अरबी से फारसी में अनुवाद किया था कूफी ने। अरबी से फारसी में अनुवाद किया था कूफी ने। फिर इसका फारसी से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हुआ, और इसका फारसी से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले थे U.M. दाऊद पोटा। U.M. दाऊद पोटा। तो आप देखिए कि चचनामा से हमें किसकी जानकारी मिलती है? अरबों के सिंध आक्रमण की जानकारी मिलती है। मूलतया यह अरबी भाषा में है, और इसका अरबी से फारसी में अनुवाद किया था कूफी ने, और फारसी से अंग्रेजी में अनुवाद किया था U.M. दाऊद पोटा ने। ये महत्वपूर्ण स्रोत है, और इस पर काफ़ी बार सवाल पूछा गया है। दूसरा है तारिख ए सिंध। एक मिनट, तारिख ए सिंध। इसे लिखी थी मीर मोहम्मद मासूम ने। मीर मोहम्मद मासूम ने। मीर मोहम्मद मासूम अकबर के दरबार में थे, और इन्होंने अकबर के संरक्षण में ही इस ग्रंथ की रचना की थी, और यह भी अरबों के सिंध आक्रमण की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। आगे बढ़ते हैं। अरबों का परिचय। देखिए, ऐसा नहीं है कि अरबों ने इससे पूर्व प्रयास नहीं किया, या अरब इससे पूर्व भारत में कभी इन्होंने आक्रमण नहीं किया। इससे पूर्व भी अरब भारत में आ चुके थे, लेकिन तब वो आए थे तो वो व्यापारी के रूप में आए थे, और व्यापारी के रूप में ये मालाबार तट पर आए थे। यहाँ आने का उद्देश्य उनका केवल और केवल आर्थिक उद्देश्य था, धन प्राप्ति। लेकिन अरब पर जब इन्होंने आक्रमण किया था तो ये राजनीतिक उद्देश्यों से किया गया था। ठीक है, मतलब अरब पहले आ चुके थे, तो प्रथम आगमन था मालाबार तट पर, और सिंध में क्योंकि आक्रमणकारी के रूप में आए थे, तो इसलिए हम इसको पढ़ते हैं कि ठीक है। अब इनके ये तात्कालिक कारण पढ़ेंगे हम कि इन्होंने क्यों आक्रमण किया।
सिंध विजय की आवश्यकता इनको क्यों पड़ी? तो जैसा मैंने आपको बताया कि मालाबार तट में ये व्यापारी के रूप में आ चुके थे। तो लंका से इनके जो व्यापारिक जहाज़ थे उनको देवल के पास में किसी ने लूट लिया। तो वो इलाका दाहिर के अधिकार क्षेत्र में आता था। दाहिर जो उस समय सिंध का शासक था। ठीक है, अभी दाहिर के बारे में भी चर्चा करेंगे हम। बाद में ईरान के गवर्नर हजाज ने दाहिर से कहा कि या तो तुम हमारे इस लूट का हर्जाना दो या हमें इन समुद्री डाकुओं को पकड़ाओ। दाहिर ने उसकी इन दोनों मांगों को ठुकरा दिया। इस कारण ईरान का गवर्नर हज्जाज ने खलीफा वाहिद से अनुमति ली और सिंध पर आक्रमण किया। तो व्यापारिक जहाज़ों को लूटना तात्कालिक कारण माना जाता है। व्यापारिक जहाज़ों की लूट। यहाँ हम सिंध के बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। सिंध में इस समय ब्राह्मण वंश का शासन था। ब्राह्मण वंश के राजा दाहिर, और इस वंश की स्थापना की थी चच नामक व्यक्ति ने। इस वंश का संस्थापक था चच, और जब सिंध पर अरबों ने आक्रमण किया तो उनका सामना हुआ था दाहिर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आप मैप से बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम से भी पूर्व, यहाँ लिख रही हूँ मैं, खलीफा वाहिद था उस समय, और ईरान का गवर्नर था, ईरान गवर्नर था हज्जाज। इसने मोहम्मद बिन कासिम को भेजने से पूर्व भी 2 दल यहाँ पर भेजे थे। एक भेजा था उबैदुल्ला के नेतृत्व में और दूसरा भेजा था वहीद के नेतृत्व में। ठीक है, वहीद के नेतृत्व में, सॉरी वर्दुल है ये, वर्दुल के नेतृत्व में। लेकिन ये दोनों ही दल असफल रहे। अंततः उसने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध विजय का प्रयास किया। तो सबसे पहले ये रहा देवल, देखिए आप मैप में देख पा रहे होंगे। देवल पर इन्होंने आक्रमण किया और ये प्रथम स्थान था जहाँ पर उन्होंने जजिया नामक कर लगाया। जजिया कर, ये कई बार पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने अपने आक्रमण के समय जजिया कर कहाँ पर लगाया था? तो देवल नामक स्थान पर लगाया था। जजिया कर था क्या? देखिए, इस्लाम में ये है कि इस्लामिक जो राज्य होगा उसमें इस्लाम को मानने वाले ही व्यक्ति रह सकते हैं। अन्य संप्रदाय के मानने वाले लोगों को जिम्मी कहा जाता है। तो उनकी संपत्ति और जीवन की रक्षा हेतु जो कर लिया जाता था उसे कहा जाता था जजिया कर। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले देवल नामक स्थान को विजयी किया और वहाँ पर जजिया कर लगाया, और यहाँ पर उसने 2 अस्त्रों का प्रयोग किया था, मंजानिक व नोफ्था। नोफ्था, ये दोनों ही तोप टाइप अस्त्र थे जिनमें से पत्थर बहुत तेजी से फेंका जाता था, और इसी की सहायता से मोहम्मद बिन कासिम ने देवल के मंदिरों को नष्ट किया था। ठीक है, सहवान नामक स्थान पर शासन कर रहा था बजहरा। यहाँ के शासक का नाम था बजहरा। बजहरा को इन्होंने पराजित कर दिया। यह दाहिर का ही चचेरा भाई था। दाहिर का चचेरा भाई था। सबसे महत्वपूर्ण विद्यार्थियों इनका था रावर का युद्ध। इसमें इनका सीधा सामना हुआ था दाहिर से, और दाहिर को इन्होंने पराजित कर दिया था। दाहिर इस युद्ध में
पराजित हो गया था और यह युद्ध इनके बीच हुआ था 20 जून को, 20 जून 712 ईस्वी को। इस युद्ध के बाद दाहिर की रानी बाई ने जौहर किया था, रानी बाई ने जौहर किया था। यह भारतीय इतिहास में वर्णित प्रथम जौहर है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसने युद्ध के आक्रमण किया था ब्राह्मणवाद। ये देखिए, ये रहा ब्राह्मणवाद और ये रहा रोर, जो अभी हम पढ़ के आए। ब्राह्मणवाद में शासन कर रहा था इस समय दाहिर का पुत्र जयसिंह। जयसिंह ने मोहम्मद बिन कासिम के सामने समर्पण कर दिया और उसने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया, इस्लाम स्वीकार कर लिया। फिर आलोर विजय, ये भी एक महत्वपूर्ण विजय है। आलोर विजय से ये माना जाता है कि इस विजय के पश्चात ही मोहम्मद बिन कासिम की सिंध विजय पूर्ण हुई, सिंध विजय पूर्ण हुई, क्योंकि आलोर दाहिर की राजधानी था। नेक्स्ट था मुल्तान और इसे इसकी अंतिम विजय भी माना जाता है। और मुल्तान को मोहम्मद बिन कासिम ने स्वर्ण नगर कहा, स्वर्ण नगर, क्योंकि मुल्तान की लूट में उसे बहुत अधिक मात्रा में सोना प्राप्त हुआ था, इसलिए उसने मुल्तान का नाम रखा स्वर्ण नगर। आगे बढ़ते हैं। परिणाम देखिए, इससे पूर्व हम परिणामों को डिस्कस करें। एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि मुल्तान की विजय के पश्चात दाहिर की दूसरी रानी थी लाडी बेगम, या लाडी रानी लिख लेते हैं हम। लाडी रानी के 2 पुत्रियां थी, परमला देवी, परमला देवी और सूर्या देवी। ये दोनों ही मोहम्मद बिन कासिम के हाथ लग गई और उसने इसे खलीफा वाहिद के पास भिजवा दिया। इन्होंने जाकर के खलीफा वाहिद से मोहम्मद बिन कासिम की शिकायत की कि इसने हमारा कौमार्य भंग कर दिया है और इसने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है। इससे क्रोधित होकर के खलीफा वाहिद ने मोहम्मद बिन कासिम को मृत्युदंड दे दिया था। ध्यान रखिएगा, इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम को मृत्युदंड दे दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अब परिणामों की बात करते हैं। अरब आक्रमण के परिणामों को लेकर के विद्वानों में मतभेद है, क्योंकि ये केवल सिंध तक सीमित रहा था, इसलिए कुछ विद्वान इसे परिणाम विहीन विजय मानते हैं, लेकिन ऐसा कहना तार्किक रूप से सत्य नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इनके राजनीतिक परिणाम भले ही सिंध तक सीमित रहे हों, लेकिन इससे प्रभावित पूरा उत्तर भारत हुआ था। तो हम उसी को डिस्कस करते हैं। पहला, आर्थिक क्षेत्र में जो प्रभाव पड़ा वो ये था कि पूरा समुद्री व्यापार इनके अधिकार में, अरबों के अधिकार में आ गया था और इसी के माध्यम से आगे अफ्रीका आदि क्षेत्रों तक हमारे व्यापार का विस्तार हो पाया था। तो आर्थिक दृष्टिकोण से प्रभावित किया। नेक्स्ट, इन्होंने दिरहम नामक सिक्का चलाया था। तो कई बार पूछा जाता है दिरहम मुद्रा किसने चलाई थी, तो ये इन्हीं के आक्रमण के परिणाम स्वरूप चली थी। इन्होंने 2 नगरों की स्थापना की थी सिंधु नदी के तट पर, मंसूरा व अल महफूजा। ये दोनों ही स्थान सिंधु नदी के किनारे थे। दोनों ही सिंधु नदी के किनारे स्थापित थे। महफूज का अर्थ होता है सुरक्षित रखना, तो स्वयं को गुर्जर प्रतिहारों से सुरक्षित रखने हेतु उन्होंने अल महफूजा शहर की स्थापना की थी। इसके अलावा उनके कुछ साहित्यिक प्रभाव भी पड़े, जैसे हमारा महत्वपूर्ण ग्रंथ है पंचतंत्र, नीति शास्त्र का ग्रंथ है ये, विष्णु शर्मा के द्वारा रचित। इसका
अरबी अनुवाद हुआ कलीला दिमना के नाम से। कलीला व दिमना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, कलीला और दिमना। इसके अलावा ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखे गए ग्रंथ ब्रह्म सिद्धांत व खंडन खंड खाद्य का भी खंडन खंड खाद्य का भी इन्होंने अरबी भाषा में अनुवाद किया था। पिंजरी और अल हजारी के नेतृत्व में हुआ था, ये इन्होंने किया था। तो विद्यार्थियों, यह था अरब आक्रमण। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा और आप सब पढ़ रहे होंगे। तो पढ़ते रहिए और लगे रहिए। थैंक यू।